गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले शुरू हुई ब्रिटेन में। ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे ब्रिटेन में जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में ही पहले शुरू हुई एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस। वो क्या क्या काजेज थे, क्या क्या कारण थे, आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ गई लोगों की और फूड सिक्योरिटी होने से पॉपुलेशन बढ़ी। अब दूसरा कारण था कि जो फार्मर्स थे, वो फार्म लेबरर थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। उन्होंने विलेज से सिटी में आके सेटल हो गए और ये जो वर्कर्स आए फार्म लेबरर, ये फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, जिससे फैक्ट्री ओनर्स को वर्कर्स मिल गए ऑन लो वेजेस। अब कम पैसे में इनको वर्कर्स मिल गए, प्रोडक्शन बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, तो इनको फायदा होना शुरू हो गया। तो इन्होंने और इंडस्ट्रीज लगाई और इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई। फिर दूसरा कारण था नई नई मशीन्स का इन्वेंट होना ब्रिटेन में। जब प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ब्रिटेन की जो गुड्स थी उनकी डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाना की जरूरत पड़ गई। अब जब प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वर्कर्स ज्यादा चाहिए, वर्कर्स इतने थे नहीं, तो वर्कर्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए नई नई मशीन्स इन्वेंट हुई। नई मशीन इन्वेंट्स हुई जो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट दे सकती थी और जिससे जो फैक्ट्रीज सिस्टम था वो सेटअप हुआ और नई नई इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो गई। उसके बाद एक कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ब्रिटेन के जो लोग थे, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहले ही बहुत सारा पैसा कमा लिया था थ्रू ट्रेड। साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करते थे, एशिया से ट्रेड करते थे, अफ्रीका से ट्रेड करते थे। वहां से जो वहां की गुड्स लाके इस यूरोप में बेच के अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारा पैसा उन्होंने कमा लिया था। अब उनके पास सफिशिएंट मनी थी टू इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज। तो जब ये नया सिस्टम शुरू हुआ तो उन्होंने अपना पैसा इनमें फैक्ट्रीज में लगाना शुरू किया और नई नई फैक्ट्रीज लगी, जिससे कि गुड्स लार्ज क्वांटिटी में बनी, प्रोडक्शन ज्यादा हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई ब्रिटेन में। फिर ब्रिटेन के बैंकिंग सिस्टम ने भी इस इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में काफी हेल्प की, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से वजह से अब जो इंडस्ट्रीज लगाना चाहते थे, फैक्ट्रीज लगाना चाहते थे, उनको आराम से यहाँ से लोन मिल सकता था और जो इनके पास पैसे कमाते थे ये उन पैसों को सिक्योर हो सकते थे डिपॉजिट करके बैंक में। अगला कारण था डिमांड ऑफ इंग्लिश गुड्स। जो यूरोप की बाकी कंट्रीज थी वो लग्जरीज आइटम ज्यादा बनाते थे, इंपोर्ट करते थे, जैसे कि फ्रांस वगैरह। लेकिन जो इंग्लैंड में आर्टिकल्स बनती थी, गुड्स बनती थी, वो बनती थी जो रोजमर्रा की जरूरत की गुड्स थी, इसलिए उनकी ज्यादा डिमांड हो गई। जब डिमांड बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ गई। क्वांटिटी बढ़ी तो प्रोडक्शन भी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए और ज्यादा फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई और जो इंडस्ट्रीज को ग्रो होने में मदद मिली। फिर एक कारण था कि जो इंग्लैंड थी वो एक फेवरेबल पोजीशन पे थी, उसके आगे पीछे चारों तरफ समुद्र था, किसी और कंट्रीज के एक्सटर्नल इन्वेजन लड़ाई का खतरा इसको कम था। दूसरा, जो पोर्ट्स थे वो नेचुरल पोर्ट्स अवेलेबल थे इंग्लैंड में, जहां से ये अपना जो गुड्स हैं वो दूसरी अलग कंट्रीज में लेके जा सकते थे और कम कॉस्ट पे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज ने भी बहुत हेल्प की इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश होने में। ब्रिटिश ने जो अदर कंट्रीज यूरोप की थी वो टैक्सेस लगाती थी, लोकल टैक्सेस अपने प्रोडक्शन पे, ट्रेड पे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कोई टैक्स बैरियर नहीं था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में प्रॉफिट ज्यादा होता था इनको फैक्ट्री ओनर्स को, और इसलिए उन्होंने और इंडस्ट्रीज लगाई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुई।
फिर ब्रिटिश ने बहुत सारी अपनी कॉलोनीज तब तक डेवलप कर ली थी। अब इन कॉलोनीज ने उनको बहुत सारा फायदा दिया इंडस्ट्रीज को, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी। पहले तो इन कॉलोनीज से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता था अपनी गुड्स के लिए। दूसरा, जो एक्स्ट्रा गुड्स इनकी प्रोड्यूस होती थी उनको बेचने के लिए मार्केट्स इनको मिल जाती थी अपनी कॉलोनीज में। फिर एक कारण था कि जो ब्रिटिश लोग थे इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी हायर था और इनकी परचेजिंग पावर काफी थी। इसलिए जब फैक्ट्रीज लगी, प्रोडक्शन शुरू हुई, तो ये इनकी जो गुड्स जो पहले बनी वो परचेज कर ली गई, जिससे कि फैक्ट्री ओनर्स को बढ़ावा मिला और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। जब यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो फिर ये चीज अपनी गुड्स को इंपोर्ट करने लगी और ज्यादा प्रॉफिट इनको होने लग पड़ा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज ग्रो हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में। फिर एक कारण था प्रेजेंस ऑफ सेमी स्किल्ड आर्टिसंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में पहले से ही मौजूद थे ये सेमी स्किल्ड आर्टिसंस। जब फैक्ट्री सिस्टम शुरू हुआ तो इन आर्टिसंस ने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया एज ए फैक्ट्री वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स। तो जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में इन सब अनस्किल्ड जो लेबरर थे, स्किल्ड लेबरर थे, उनकी कमी महसूस नहीं हुई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो ग्रो हुई। फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो था इंग्लैंड का, उसने भी काफी बढ़ावा दिया इंडस्ट्रीज को। ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी जो 1688 की, उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसकी वजह से काफी लंबे समय तक इंटरनल पीस रहा ब्रिटेन में। फिर जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने वालपोल, उनकी इंटरनल पॉलिसीज की वजह से भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो थी ब्रिटेन में वो इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से ट्रेड और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वार ने भी हेल्प की ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को डेवलप होने में। जब लड़ाइयां चल रही थी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्जर्स। इवन ब्रिटिश सोल्जर के लिए ही नहीं, प्रोडक्शन इनको करनी पड़ी जो कि और इनकी फ्रेंडली नेशंस थी जो लड़ाई लड़ रहे थे इनके साथ मिलके, उनके सोल्जर्स की डिमांड को भी पूरा करने के लिए इनकी फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन करनी पड़ी, जिससे कि उनको बहुत फायदा होता गया। और इस फायदे को देखते हुए उन्होंने और ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया, जिससे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा मिला। फिर एक सबसे बहुत बड़ा कारण था अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन। ये जो दो रॉ मटेरियल जो थे ये अवेलेबल थे इंग्लैंड में। कोल जरूरत पड़ती थी आयरन को स्मेल्ट करने में, और इसी प्योर आयरन जो स्मेल्ट करके बनाते थे इसी से बनाई उन्होंने मशीन्स, जो कि फैक्ट्रीज में लगाई गई, जिससे कि मास प्रोडक्शन हुई और जो गुड्स थी वो चीप बनना शुरू हो गई और सस्ते दामों में बन रही हैं, और फिर मास प्रोडक्शन भी हो रही है और इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। जब ज्यादा फायदा हुआ तो और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई गई। फिर इंग्लैंड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हर एक फील्ड को, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, उसको इफेक्ट किया। पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या क्या हैं इसके। इकोनॉमी में सबसे पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। अब फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रही है, बाय मशीन्स प्रोडक्शन हो रही है, तो कम टाइम में वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। फिर गुड्स बिकेम चीपर। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है कम समय में और मैन्युफैक्चरिंग मशीन से हो रही है, तो कम दाम में प्रोडक्शन हो रही है, तो इसलिए जो चीजें हैं उनके कॉस्ट भी कम हो गई। फिर इंक्रीज हुई एक नेशनल वेल्थ में। अब क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा है और जो चीजें हैं वो गुड्स हैं वो कॉस्ट भी उनकी कम हो गई है, इसलिए परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई, जिसकी वजह से जो एक कंट्री है इंग्लैंड, उसकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो गई। फिर नए नए टाउन्स डेवलप हुए। लोग विलेज से आके वहां बसना शुरू हो गए जहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी, और वहीं पे फिर बड़े बड़े टाउन्स डेवलप हो गए, जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल डेवलप हुए इंग्लैंड में। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कॉमन लोगों की थी वो इम्प्रूव हो गई, क्योंकि अब पहले जो था कि जो कॉमन गुड्स होती थी वो महंगी होती थी
सभी लोग को अवेलेबल नहीं हो पाती थी। अब मास प्रोडक्शन हो रही है थ्रू मशीन्स, तो गुड्स सस्ती भी हो गई और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस भी हो रही है, इसलिए सबको मिल जा रही हैं। तो इससे कॉमन पीपल को भी जो हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह थी वो मिलना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से इनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी इम्प्रूव हो गई। फिर पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज जब मशीन से प्रोडक्शन शुरू हो गई, तो एग्रीकल्चर में भी नई नई मशीन्स इन्वेंट हुई, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ गई। दूसरा, अब जो डिजीज थे उनके ये फैक्ट्रीज में मशीन से जो नए नए इक्विपमेंट बनना शुरू हो गए, जिससे कि रिसर्च आसान हो गई और जो डिजीजेस थे एपिडेमिक्स थे, इन पे कंट्रोल करना आसान हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। अब हम लोग देखते हैं कि सोशल इफेक्ट क्या क्या हुए इसके। सोशल इफेक्ट में सबसे पहले कि सिटीज और जो टाउन्स थे वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई। जो गांव से लोग ज्यादा से ज्यादा सिटीज में आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्लम्स इंक्रीज हो गए वहां सिटीज में, जिसकी वजह से काफी जो डिजीज थे उनका आउटब्रेक होना शुरू हो गया। फिर जहां पे ये लोग काम करते थे, सोशल वर्कर्स काम करते थे, वो बहुत पुअर कंडीशंस होती थी, वेंटिलेशन नहीं होती थी फैक्ट्रीज में, अनहेल्थी कंडीशन होती थी, 14 से 16 घंटे इनको काम करना पड़ता था। फिर वुमेन और चिल्ड्रन की एक्सप्लॉयटेशन हुई एज कम्पेयर टू मैन। जो वुमेन और चिल्ड्रन प्रेफर किए जाते थे उस समय, क्योंकि इनको मैनेज करना आसान होता था। दूसरा, इनको वेजेस कम देनी पड़ती थी। बच्चों को भी 16-16 घंटे काम करना पड़ता था। फिर राइज हुआ अनहेल्थी हैबिट्स का। अब लोग फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, इसलिए लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो गए, जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर। पॉलिटिकल इफेक्ट में सबसे बड़ा ये इफेक्ट हुआ कि जो कैपिटल क्लास थी उनका जो शेयर है पॉलिटिक्स में वो बढ़ गया। काफी देर तक इंग्लैंड की पार्लियामेंट पे कैपिटलिस्ट ने अपना डोमिनेशन बनाए रखा। फिर फैक्ट्रीज रिफॉर्म हुए, जैसे कि हमने देखा कि वर्कर्स जो हैं उनको अनहेल्थी कंडीशन में काफी देर तक काम करना पड़ता था, तो लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और इसके रिजल्ट में बहुत सारे फैक्ट्री लॉज बनाने पड़े। एक और इफेक्ट रहा, वो रहा कॉलोनियलिज्म। अब रॉ मटेरियल मिलता था कॉलोनीज से और अपनी फिनिश गुड के लिए मार्केट भी अवेलेबल हो जाती थी, इसलिए सभी यूरोपियन कंट्रीज कोशिश करने लगी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज अपनी डेवलप करने की, अपनी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी सेटअप करने की। तो इसलिए उसकी वजह से कॉलोनियल इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।